हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। आज के इस वीडियो में हम पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि पैकेजिंग के बिना कोई भी डोसेज फॉर्म मतलब बना के भी इनकम्प्लीट है। मान लीजिए कि आपने कोई डोसेज फॉर्म बनाया है और उसे डिस्पेंस करते वक्त वो पैकेज ही नहीं किया हुआ है, टैबलेट जैसे कि वो स्ट्रिप में पैक ही नहीं की हुई है। हाथों में थोड़ी ना देने वाले हम पेशेंट के टैबलेट में मुट्ठी भर के, जाओ भाई ले ली जाओ। पैकेजिंग तो बहुत ज़रूरी है ना, तो इसीलिए हम पैकेजिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पैकेजिंग हर एक ड्रग के मैन्युफैक्चर के बाद उसे की ही जाती है। ऐसी कोई ड्रग ही नहीं है जिसे पैकेज नहीं किया जाता। अब चाहे वो लिक्विड डोसेज फॉर्म हो, सॉलिड डोसेज फॉर्म हो या फिर गैसियस डोसेज फॉर्म हो, हर एक ड्रग की पैकेजिंग या फिर डोसेज फॉर्म की पैकेजिंग करनी ही पड़ती है। और जो ड्रग की स्टेबिलिटी भी है वो बहुत सारे फैक्टर पे तो डिपेंडेंट होती ही है, बट साथ ही साथ पैकेजिंग पे भी डिपेंडेंट होती है। अगर प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैकेज हम कर लेंगे, अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, तो प्रोडक्ट के स्टेबल रहने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर दूसरे हाथ पे हम ये देख लेंगे कि प्रॉपर की मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रॉपर की नहीं है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी 2 साल की है वो 2 साल से पहले ही ख़राब हो सकता है, इन्वायरमेंटल के इफ़ेक्ट्स पे हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर पैकेजिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं कंटेनर्स के, या फिर टर्शरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। इस टाइप की पैकेजिंग जो हम देखने ही वाले हैं आगे कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, टर्शरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है वो जो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे कि कप सिरप होते हैं ना, कप सिरप डायरेक्टली कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं, तो कंटेनर के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो इसीलिए जब भी हम कंटेनर या फिर क्लोजर चूज़ करें ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कंटेनर क्लोजर के, तो उनकी क्वालिटी जो होती है पैकेजिंग मटेरियल की, वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। पुअर क्वालिटी के कंटेनर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कंटेनर के जो मटेरियल होंगे और उसके मटेरियल के बीच में और हमारे प्रिपरेशन के बीच में अगर कुछ रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, डिटेरियोरेट हो सकता है। तो इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी के कंटेनर एंड क्लोजर यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये तो देख लिया हमने भी कि बैकग्राउंड क्या है पैकेजिंग का, किस लिए की जाती है, क्यों ज़रूरत है। अब कंटेनर क्या होता है और क्लोजर क्या होता है ये तो आप मतलब जानते ही हो, लेकिन इसको डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में कि कंटेनर को डिफ़ाइन करो, क्लोजर को डिफ़ाइन करो। सो यू हैव टू बी एबल टू राइट द डेफिनेशंस। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंटेनर। फार्मास्यूटिकल कंटेनर की डेफिनेशन अगर हम करें तो वी कैन राइट it is a device that holds the drug and it may or may not be in direct contact with the pharmaceutical preparation. फार्मास्यूटिकल कंटेनर ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, ड्रग को होल्ड करता है। अब होल्ड करने के साथ साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ सकता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के, या फिर नहीं भी आ सकता। तो ये हुआ कंटेनर। कंटेनर जैसे कि कप सिरप का जो बॉटल आता है वो कहते हैं कंटेनर, या फिर आपका जो कोल्ड क्रीम आता है बोरोप्लस का हो गया या फिर पॉड्स का हो गया, वो जिसमें स्टोर किया जाता है वाइड माउथ कंटेनर, वो भी कंटेनर ही होता है। अब क्लोजर क्या होते हैं? क्लोजर वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। हाउ कैन क्लोजर्स आर बी डिफाइंड? Closures are the devices by means of which containers can be opened and closed. कंटेनर क्या होते हैं? जो प्रिपरेशन को होल्ड करते हैं। और क्लोजर क्या होते हैं? क्लोजर कंटेनर को ओपन या फिर क्लोज करते हैं। तो इस तरह से कंटेनर एंड क्लोजर की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। आपको 1 मार्क के लिए 1 लाइन आंसर क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट डिफाइन कंटेनर एंड क्लोजर। तो अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसे IMP मार्क कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए आपको ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक गुड कंटेनर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कौन हैं अब हम फार्मासिस्ट हैं, बराबर। हमको क्या करने पड़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में, डोसेज फॉर्म बनाने पड़ते हैं। तो डोसेज फॉर्म बना के हम सिर्फ बीकर में थोड़ी ना रखेंगे, या फिर जिसमें भी बनाया है मोटर पेसल में, तो मोटर पेसल में थोड़ी ना रखेंगे, कंटेनर में तो फिल करना ही पड़ेगा।
तो ये कंटेनर हमें चूज़ करना है। किसको चूज़ करना है? कोई तो लाके देगा नहीं, हमको ही चूज़ करना है कि हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो उसे किस कंटेनर में उसे स्टोर करना है। तो वो कंटेनर चूज़ करने के लिए हमें कंटेनर की आइडियल क्वालिटीज़ या फिर गुड क्वालिटीज़ भी तो पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम गुड कंटेनर की जो क्वालिटीज़ होती है वो देख रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वालिटी क्या है? द कंटेनर मस्ट बी न्यूट्रल टुवर्ड्स द मटेरियल विच इज स्टोर्ड इन इट। जो भी हम कंटेनर चूज कर रहे हैं वो ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसने हमारे प्रिपरेशन के साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए। वो न्यूट्रल मतलब ना कि वो कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म करे, ना उसकी एसिडिटी का कोई इफेक्ट हो हमारे प्रिपरेशन पे, या फिर कंटेनर अगर बेसिक है तो उसका भी कोई एक्शन ना हो। तो मतलब हालांकि वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस टाइप का कंटेनर होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या है कंटेनर की? द कंटेनर मस्ट नॉट इंटरैक्ट फिजिकली और केमिकली विद द सब्सटेंस विच इट होल्ड्स एंड सो एज टू चेंज द स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कंटेनर की? जो कंटेनर है वो न्यूट्रल होना तो ज़रूरी है ही, बट उसी के साथ साथ उसने फिजिकली और केमिकली हमारा जो प्रिपरेशन बना हुआ है, जो कंटेनर के अंदर हमने डाला हुआ है, उसके साथ न केमिकली न फिजिकली दोनों भी तरीके से इंटरैक्ट नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल चेंजेस कौन से हो सकते हैं? कलर चेंज हो सकता है या फिर बास आ सकती है प्रिपरेशन से। तो ऐसे चेंजेस शो नहीं करने चाहिए प्रिपरेशन ने आफ्टर पोरिंग इनटू द कंटेनर। और केमिकल रिएक्शन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये सारे चेंजेस नहीं आने चाहिए हमारे प्रिपरेशन में। तो हम अगर कंटेनर राइट चूज करेंगे, गुड क्वालिटी वाला कंटेनर चूज करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या हो सकता है? प्रिपरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो सकती है, उसकी क्वालिटी हैम्पर हो सकती है, और जो सब्सटेंस है, एक्टिव सब्सटेंस, उसकी प्योरिटी पे हैम्पर हो सकती है, और रिजल्ट में जो इफेक्ट मिलने वाला है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, वो भी हैम्पर हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर दैट वी शुड चूज अ कंटेनर विच शुड नॉट इंटरैक्ट फिजिकली और केमिकली विद द preparation, or we can say substance. Okay, and third quality is it should help in maintaining the stability of product against the environmental factors which cause its deterioration. तो थर्ड क्वालिटी क्या है? थर्ड क्वालिटी, हमें एक ऐसा कंटेनर चूज करना चाहिए जो उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सके। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तभी मेंटेन होगी जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो हमारे प्रिपरेशन पे अफेक्ट ही नहीं करेंगे और हमारे प्रिपरेशन को खराब भी नहीं होने देंगे। डिटेरियोरेशन मतलब खराब होना। अभी कोई भी प्रोडक्ट खराब कैसे हो सकता है? अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे तो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विंटर सीजन में टेम्परेचर कुछ अलग होता है, मतलब कम होता है, और समर में आप अगर उसे कंपेयर करोगे तो समर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हो सकता है कि हमने विंटर में जो प्रिपरेशन बनाया है वो समर के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो समर की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आ गया है उसकी वजह से हमारा प्रिपरेशन ख़राब हो सकता है। कब? अगर हमारा कंटेनर प्रॉपर नहीं है तो। लेकिन अगर हमने अच्छी क्वालिटी वाला कंटेनर यूज़ किया है जिसके भीतर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन की जाएगी। फोर्थ क्वालिटी जो है, दैट इट शुड बी made of materials which can withstand wear and tear during normal handling. अब नॉर्मल हैंडलिंग क्या होती है कि हम प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे कंटेनर में पोर करते हैं, उसके बाद उसको लेबलिंग किया जाता है, फिर उसे सील किया जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, फिर उसका पैकेजिंग किया जाता है, इस बॉक्स में से उस बॉक्स में, वगैरह वगैरह। ये जो सारे ऑपरेशन होते हैं ये नॉर्मल हैंडलिंग के ऑपरेशन होते हैं। तो इस दौरान अगर हमारा जो कंटेनर है वो हाथ से गिर जाए तो वो टूटना नहीं चाहिए, वो मैकेनिकल शॉक के लिए प्रूवन होना चाहिए और नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान वो टूटना नहीं चाहिए। तो हमारा जो पैकेजिंग का मटेरियल है वो हम उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिफ्थ इज इट शुड बी सो डिज़ाइन दैट अ डोज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट
कन्वीनियंटली कंटेनर का जो मटेरियल है या फिर कंटेनर का ही हम देख रहे हैं यहाँ पे गुड क्वालिटी जो है कंटेनर की। तो हमारा कंटेनर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए जिससे हम जो भी डोज है उसे ईजीली बाहर निकाल सके, कन्वीनियंटली बाहर निकाल सके। वरना मान लीजिए कि टैल्कम पाउडर है और टैल्कम पाउडर हमने टूथपेस्ट के कंटेनर में फिल कर दी है, बराबर। टूथपेस्ट का जो कंटेनर होता है उसमें हमने टैल्कम पाउडर फिल कर दी है। ज़रा इमेजिन तो कीजिए कि उस टूथपेस्ट से टैल्कम पाउडर को बाहर निकालना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम जो कंटेनर चूज़ कर रहे हैं उसका डिज़ाइन भी इस तरह से होना चाहिए कि वो डोसेज फॉर्म हम उसे अच्छे से बाहर निकाल सके, इतना इजी होना चाहिए और कन्वीनियंट भी होना चाहिए। सिक्स्थ क्वालिटी इज इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड changes in pressure, temperature, and this is required in case of sterilization of parental products along with its container and closure। अब हमने डिज़ाइन देख लिया या फिर नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान हमें जो पैकेजिंग मटेरियल या फिर कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो रप्चर नहीं होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ भी देख ली। अब उसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो ये कि जो भी मटेरियल हम चूज़ कर रहे हैं, कंटेनर चूज़ कर रहे हैं, उसने प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ भी विथस्टैंड करना चाहिए। अब ये केस तभी लागू होती है जब हम पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं। क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन क्या होते हैं? पेरेंटल प्रिपरेशन वो होते हैं जो आँखों में दिए जाते हैं या फिर आईवी रूट से दिए जाते हैं। सॉरी, आँखों में नहीं, आँखों में तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन दिए जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए वो कहा क्योंकि उनका भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के जो होते हैं उनका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और पेरेंटल प्रिपरेशन का भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील किया जाता है, बराबर। अब मान लीजिए कि जैसे इंजेक्शन है वो हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस आदि रूट से देते हैं, बराबर। तो ये इंजेक्शन क्या करते हैं? वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाते हैं, राइट। तो अगर कुछ भी हम हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो पूरे बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, है ना। पूरे बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया चले जाएंगे, फैल जाएंगे, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में हम देते हैं उन्हें स्टेराइल कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो उसे कील करना है, बराबर। कील कैसे करेंगे? या फिर उसके दो टेक्निक्स होते हैं, हॉट एयर ओवन में भी कर सकते हैं और मॉइस्ट एयर ओवन मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं। मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मतलब जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर सेट कर देते हैं, टेम्परेचर सेट कर देते हैं। हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर पे हम उस प्रिपरेशन को उस ऑटोक्लेव में रखते हैं कुछ समय के लिए, जो भी मोनोग्राफ में दिया हुआ होता है तो उस समय के लिए हम रखते हैं और हायर टेम्परेचर पे हायर प्रेशर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन होता है ये हम कहाँ पे रखते हैं? कंटेनर में रखते हैं। तो इसीलिए कंटेनर भी हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ विथस्टैंड करने चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने हमारा जो प्रिपरेशन है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में रख दिया है। उसके लिए हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर एडजस्ट किया है। मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए स्टेरिलाइजेशन करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन के जो प्रोसीजर है उसके दरमियान कंटेनर जो रखा हुआ है जिसका हमें स्टेरिलाइजेशन करना है वो अंदर ही अंदर बर्स्ट हो जाए या फिर मेल्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो भी कंटेनर चूज़ कर रहे हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए उसने प्रेशर एंड टेम्परेचर का टेस्ट भी पास करना चाहिए। नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ द कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंटेनर बनाने के लिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो टॉक्सिक रहा तो क्या होगा, वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो हमारे प्रिपरेशन के साथ या फिर प्रिपरेशन में लीच हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा ही प्रिपरेशन पेशेंट एडमिनिस्टर कर लेंगे
तो वो उन्हें टॉक्सिसिटी हो सकती है, बराबर। टॉक्सिक सब्सटेंसेस उनके बॉडी में जाएंगे तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो, उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है ना। तो इसीलिए कंटेनर हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। 8 द कंटेनर मस्ट बी सच दैट इट कैन बी लेबल्ड ईजीली। अब कंटेनर जो होता है ना वो ऐसा होना चाहिए, उसे अच्छे से लेबल करते आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कंटेनर हमें, अब आप देख सकते हैं मार्केट में कि अलग अलग टाइप के शेप के जो कंटेनर्स होते हैं वो अवेलेबल है। जैसे कि आपने पैराशूट का वो देखा होगा, बॉडी लोशन का बिल्कुल बॉडी की तरह शेप होता है उसका। या फिर आपने पॉन्ड्स की टैल्कम की जो वो कंटेनर होती है वो देखी होगी पिंक कलर की, तो उसका भी शेप बिल्कुल मतलब डिफरेंट है थोड़ा सा। तो कंपटीशन में कुछ हमें ऐसा शेप नहीं यूज़ करना है कंटेनर का जिसमें लेबल आसानी से हो ही ना सके। ऐसा कंटेनर चूज़ करना चाहिए जिसमें हम अच्छे से लेबल कर सकें, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसका मटेरियल भी ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसका लेबल हम कर सकें। नाइन्थ इज द कंटेनर मस्ट हैव अ द कंटेनर मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। हमें ऐसा कंटेनर चूज़ करना चाहिए जिसका अपीयरेंस एलिगेंट हो। अगर अपीयरेंस एलिगेंट रहा तभी पेशेंट भी या फिर जो भी कस्टमर्स है जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वगैरह वगैरह, तो अगर देखते हैं वो, अगर उनके पास में 2 ब्रांड है ना, वो कंफ्यूज होते हैं बहुत बार कि कौन सा मतलब प्रोडक्ट चूज़ करे कौन सा नहीं करे। तो जो भी स्टोर कीपर या फिर जो भी केमिस्ट उनके पास में वो रख देता है उनके सामने कि आप ये ले ले या वो ले ले, तो वो कौन सा चूज़ करेगा, जिसका कंटेनर या फिर लेबल एलिगेंट होगा, अच्छा होगा दिखने में, तो वो वही ले लेगा। तो इस तरह से हमें हमारे जो प्रिपरेशन है उसे डिस्पेंस करने के लिए भी हमारा कंटेनर ऐसे ही चूज़ करना चाहिए जो एलिगेंट हो, अपीयरेंस में फार्मास्यूटिकली एलिगेंट हो। And 10th is the closure of the container must be easily removable and replaceable. अब कंटेनर की बात तो कर ली, अब बात आती है क्लोजर की। जो क्लोजर होता है कंटेनर का वो इजीली रिमूवेबल होना चाहिए और रिप्लेसेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटेनर एक बार पैक कर दिया तो फिर वो इतना टाइट बैठ गया कि वो ओपन ही नहीं हो रहा, वो रिमूव तो करते आना चाहिए ना। तो वो रिमूवेबल होना चाहिए और फिर रिप्लेसेबल भी होना चाहिए। तो इस टाइप के जो कंटेनर एंड क्लोजर के गुड क्वालिटीज़ है वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हमने डिस्कस की है। फर्स्ट इज कंटेनर न्यूट्रल होना चाहिए। सेकंड में फिजिकली और केमिकली कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करनी चाहिए हमारे प्रिपरेशन के साथ। थर्ड इज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए कंटेनर में हमारे प्रिपरेशन को, ताकि प्रिपरेशन की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे। फोर्थ इज वो ऐसे मटेरियल से बनने चाहिए जो वियर एंड टियर नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान होता है उसे विथस्टैंड कर पाए। और कंटेनर का जो डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम जो डोज है वो कन्वीनियंटली बाहर निकाल सकें। सिक्स्थ इज प्रेशर एंड टेम्परेचर पे विथस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि पैरेंटल के प्रिपरेशन में स्टेरिलाइजेशन के वक्त प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ा दिए जाते हैं, तो कंटेनर एंड क्लोजर तो उसमें विथस्टैंड करनी चाहिए। सेवंथ इज जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए कंटेनर का। और एट्थ इज द कंटेनर मस्ट बी सच दैट इट कैन बी लेबल्ड ईजीली, अच्छे से लेबल करते आना चाहिए ईजीली। उसके बाद हमने देखा कि उसका अपीयरेंस जो है वो एलिगेंट होना चाहिए और क्लोजर जो है वो इजीली रिमूव करते आने चाहिए और रिप्लेसेबल भी होने चाहिए। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ है वो हमने अभी अभी स्टडी की है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम 6 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं कंटेनर्स के। उसमें से फर्स्ट है वेल क्लोज्ड कंटेनर, सेकंड इज सिंगल डोज कंटेनर, थर्ड इज मल्टी डोज कंटेनर, फोर्थ इज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एंड फिफ्थ इज एयर टाइट कंटेनर। और छठा जो है वो है एरोजोल कंटेनर। एरोजोल को पैक करने के लिए जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं वो अलग है और वो होता है एरोजोल कंटेनर। अब सबसे पहले जो कंटेनर का टाइप है वो है वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंटेनर होता है ये वेल क्लोज होता है। अब ये वेल क्लोज कंटेनर क्या करते हैं, ये वेल क्लोज कंटेनर हमारे प्रिपरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं।
जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हैंडलिंग होता है, स्टोरेज होता है या फिर सेल होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट पे ये ऑपरेशंस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हर एक जगह किया जाता है, हैंडलिंग भी किया जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है, सेल किया जाता है। तो इन सब के दौरान हमारे प्रिपरेशन का लॉस ना हो, कंटेंट का लॉस ना हो, इसलिए वेल क्लोज कंटेनर में हमारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं, राइट। सेकंड इज सिंगल डोज कंटेनर। अब सिंगल डोज कंटेनर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही डोज, सिर्फ सिंगल डोज रखा जा सकता है, इसलिए उसे सिंगल डोज कंटेनर कहते हैं। दिस कंटेनर्स आर यूज टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ द मेडिकामेंट। सिर्फ एक ही डोज होता है मेडिकामेंट का उसमें, और वो जो कंटेनर इस एक ही डोज को होल्ड करते हैं वो होते हैं सिंगल डोज कंटेनर। अब सिंगल डोज कंटेनर जनरली किस टाइप में देखे जाते हैं? पैरेंटल प्रोडक्ट में देखे जाते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ग्लास का जो वायल या फिर एम्प्यूल होता है ना, तो सिर्फ एक ही बार में से उसमें सिरिंज वो इंजेक्ट कर लेते हैं, सिरिंज में से वो प्रिपरेशन फिल कर लेते हैं और उसके बाद में पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। मतलब सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए है, सिर्फ एक ही डोज उसमें बैठ सकता है। तो ऐसे जो होते हैं कंटेनर वो एम्प्यूल्स या फिर वायल्स हो सकते हैं। एम्प्यूल ग्लास के बने होते हैं। जब पेशेंट को इंजेक्शन देना होता है तो उससे पहले डॉक्टर वो एम्प्यूल्स तोड़ते हैं, फिर उसमें से इंजेक्शन फिल कर लेते हैं और फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इस टाइप के इस टाइप के कंटेनर्स को सिंगल डोज कंटेनर कहते हैं। थर्ड इज मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर मतलब ऐसे कंटेनर जिसमें हम मल्टीपल डोज स्टोर कर सकते हैं, वो होते हैं मल्टी डोज कंटेनर। These containers allow the withdrawal of dose at various intervals without changing the strength, quality or purity of remaining portion. क्या होता है इन कंटेनर्स में? बहुत सारे डोज स्टोर किए जाते हैं और हम थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उस प्रिपरेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखिए वायल्स जो होती है ना, तो वायर्स में अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, क्या करते हैं, उनके पास एक शीशी जैसी मतलब कंटेनर होती है और उसे वायल्स कहते हैं। उस वायल में ना रबर का क्लोजर होता है और डॉक्टर क्या करते हैं, उसी रबर क्लोजर में से जो नीडल होती है ना वो इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में वो प्रिपरेशन उसमें फिल कर लेते हैं सिरिंज में और फिर पेशेंट को देते हैं। अब वो जो कंटेनर होता है रबर क्लोजर वाला, तो वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा कंटेनर अगर आपने देखा होगा 10 ml का या फिर 5 ml का, हर एक बार पेशेंट को डॉक्टर लोग 5 ml तो इंजेक्ट नहीं करते होंगे, है ना। तो वो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर्स हर बार उस प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ, क्वालिटी या फिर प्यूरिटी चेंज करते हैं? नहीं ना। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्यूरिटी वही रहती है, लेकिन डॉक्टर लोग उसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं। अब ये जो कंटेनर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा डोज उसमें होल्ड करते हैं और उसका एग्जाम्पल है वायल्स। जनरली वायल्स जो होती है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है कंटेनर के, तो उसमें 100 ml या फिर 50 ml इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ होती है तो उसमें ये अवेलेबल होती है। तो उनके हिसाब से, जो डॉक्टर के हिसाब से जो मतलब बेस्ट रहेगा कंटेनर वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स क्या हो सकते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं जो हमारे मेडिकामेंट को या फिर हमारे प्रिपरेशन को लाइट से बचाते हैं। लाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना, जैसे कि लाइट में यूवी रेज वगैरह होते हैं, तो उससे हमारे प्रिपरेशन को बचा के रखते हैं, हमारे प्रिपरेशन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने देते। वो होते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अब ये जो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होते हैं ये हर प्रिपरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। कुछ ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट से अफेक्ट हो सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं प्रिपरेशन को स्टोर करने के लिए हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर यूज़ करते हैं। बाकी जिन प्रिपरेशन पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता हम उन्हें प्लेन बॉटल में, प्लेन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में अंबर कलर कंटेनर आते हैं, जो मतलब जो डार्क ब्राउन कलर की जो बॉटल्स होती है ना वो होती है लाइट रेजिस्टेंट
बॉटल्स, या फिर हम उसे लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स भी कह सकते हैं, उसे हम अंबर कलर बॉटल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर को हम क्या कह सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर को हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स या फिर हर्मेटिक कंटेनर्स भी कह सकते हैं। ये जो कंटेनर्स होते हैं वो एयर टाइट सील किए जाते हैं या फिर क्लोज किए जाते हैं। तो ये जो कंटेनर होते हैं ये किस किस से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन को? डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं, एयर से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए उसे एयर टाइट कंटेनर कहा जाता है। कौन कौन सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर। अब ये जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं ये इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन देने वाले जो भी प्रिपरेशंस होते हैं ना, वो होते हैं इंजेक्टेबल्स। एयर टाइट कंटेनर हम इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स होते हैं ये इंजेक्टेबल्स के साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरोजोल कंटेनर्स। एरोजोल कंटेनर ये स्पेशल टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो सिर्फ एरोजोल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो कंटेनर होते हैं वो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, जिससे वो क्या करते हैं, आपको पता है कि एरोजोल में क्या होता है, प्रेशर लॉक किया जाता है, जिससे एरोजोल से हम क्या करते हैं, आपको वो सेंट की बॉटल्स पता होगी, या फिर जो हम मेडिकेटेड एरोजोल यूज़ करते हैं अस्थमा में वो पता होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्व जो होती है ना उसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर वो जो प्रोडक्ट होता है वो गैसियस फॉर्म में बाहर आता है। तो इसीलिए एरोजोल का कंटेनर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कौन कौन से कंटेनर देखे हमने 6 कंटेनर्स देखे। फर्स्ट इज वेल क्लोज्ड, सेकंड इज सिंगल डोज, थर्ड इज मल्टी डोज, फोर्थ इज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, फिफ्थ इज एयर टाइट कंटेनर एंड सिक्स्थ इज एरोजोल कंटेनर्स। ये 6 टाइप्स के कंटेनर हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर्स। तो ये जो मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर है तो इसमें 4 मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, पेपर एंड बोर्ड, सिर्फ कंटेनर्स के लिए। ठीक है, क्लोजर के लिए हम अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, बस कंटेनर के लिए ये 4 मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर आपको इंडिविजुअली ग्लास के ऊपर नोट पूछी जा सकती है, या फिर प्लास्टिक के ऊपर, या फिर मेटल के ऊपर। पेपर एंड बोर्ड पे बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ऊपर के जो 3 मटेरियल है उस पर आपको इंडिविजुअल नोट पूछी जा सकती है फॉर 3 मार्क्स। और अगर सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल फॉर कंटेनर्स ऐसा नोट पूछा जाएगा तो वो आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एनुअल क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा डी फार्म में। तो सबसे पहले जो मटेरियल आता है पैकेजिंग का वो है ग्लास। ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं ना वो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले कंटेनर होते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, क्योंकि उसकी जो एडवांटेजेस है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। क्योंकि ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब हम उसमें से आर पार देख सकते हैं, है ना। जो भी प्रिपरेशन होता है उसमें अगर कुछ मतलब डस्ट है या फिर फिलामेंट है, पार्टिकल्स है, हम इजीली देख सकते हैं, बराबर। अगर अदर कोई मटेरियल हुआ जैसे कि मेटल हुआ या फिर रबर हुआ जिसमें हमने प्रोडक्ट स्टोर किया है, क्या हम उसे ऐसे देख सकते हैं? नहीं। सिर्फ ग्लास ही ऐसा मटेरियल है, ग्लास एंड प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसकी सी थ्रू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उसके आर पार। सेकंड इज दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ग्लास जो है वो बहुत सारे शेप्स में और साइजेस में अवेलेबल होती है। चाहे अगर हमें बड़ी शेप का कंटेनर चाहिए, बड़े साइज का कंटेनर चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाता है, या फिर छोटे से छोटा कंटेनर चाहिए 10 ml का तो भी अवेलेबल हो जाता है, 2 ml का वो भी अवेलेबल हो जाता है। तो मतलब साइज एंड शेप का कोई मतलब उसमें लिमिटेशन है ही नहीं, बहुत सारे शेप्स में और साइजेस में ग्लास के कंटेनर अवेलेबल होते हैं। थर्ड इज दे कैन विथस्टैंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टरीलाइजेशन। अब हमने स्टरीलाइजेशन में पढ़ा था कि जो भी हमारा कंटेनर होता है, गुड क्वालिटी में पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो भी हमारा कंटेनर होता है उसे टेम्परेचर और प्रेशर में विथस्टैंड करना चाहिए। लेकिन कब? जब हम उसमें पैरेंटल प्रिपरेशन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि पैरेंटल प्रिपरेशन को हमें स्टरीलाइजेशन करना होता है।
तो ग्लास के जो कंटेनर होते हैं वो स्टरिलाइजेशन में विथस्टैंड करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दिया जाए, प्रेशर भी बढ़ा दिया जाए, तो भी ग्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ग्लास पैरेंटल प्रिपरेशन में यूज किए जाने वाले आइडियल कंटेनर है। फोर्थ इज दे आर इकोनॉमिकल एंड रेडिली अवेलेबल। इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है वो, और रेडिली अवेलेबल भी हो जाते हैं। Fifth is they can protect the photosensitive medicament from light during their storage. अगर हम अंबर कलर ग्लास का कंटेनर यूज करें तो क्या हो सकता है, जो भी फोटो सेंसिटिव हमारा प्रिपरेशन है या फिर मटेरियल है, हम उसे लाइट से इफेक्ट जो भी होता है यूवी लाइट का, हम उससे बचा सकते हैं हमारे प्रिपरेशन को, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट अंबर कलर में अच्छे से स्टोर रहेंगे और उनकी स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। तो क्या होता है इसका मतलब कि फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट हम बचा सकते हैं। तो ग्लास कंटेनर का ये भी एक एडवांटेज है। सिक्स्थ इज दे आर न्यूट्रल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब ग्लास का जो मटेरियल होता है, माना कि वो अल्कली लीच करता है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, केमिकल का ट्रीटमेंट, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। वो कोई भी अल्कली वगैरह कुछ भी सॉल्ट प्रिपरेशन में लीच नहीं करता। सेवंथ इज दे आर इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो ग्लास का मटेरियल होता है ना, वो मॉइस्चर या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल मतलब उस ग्लास कंटेनर में से ना मॉइस्चर पास होगा अंदर, और ना ही एटमॉस्फेरिक गैसेस पास होंगे, बाहर के बाहर ही रहेंगे। मतलब हमारा जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है उसको। एट इज दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर। ग्लास में क्या होती है, प्रिपरेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक गुड पावर होती है। जनरली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ग्लास पे अटैक नहीं करते। 90 दे डू नॉट डिटेरियोरेट विथ एज। अब जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल हो गया या फिर मेटल्स हो गए, तो वो क्या करते हैं ना, उनमें एबिलिटी होती है, जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, मतलब उनकी एज बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि आपने एक प्लास्टिक का कंटेनर 10 साल के लिए रख दिया, तो इट विल नॉट बी एज दैट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जिस प्रकार की जो कंसिस्टेंसी होती है उस मटेरियल की, कंटेनर की, शायद 10 सालों के बाद वैसी ही रहे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। लेकिन अगर हम ग्लास का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो एज के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम था वैसा ही कंटेनर आपको 10 साल के बाद भी मिलेगा। तो वो खराब नहीं होता है, डिटेरियोरेट नहीं होता है। 10th दे कैन बी इजीली लेबल्ड। ग्लास कंटेनर जो होते हैं वो इजीली हम लेबल कर सकते हैं। एंड 11th एडवांटेजेस, देखिए 11 एडवांटेजेस है ग्लास मटेरियल के। एंड दे कैन बी सील्ड हर्मेटिकली और बाय रिमूवेबल क्लोजर्स। जो ग्लास के कंटेनर होते हैं हम उसे हर्मेटिकली सील्ड कर सकते हैं। हर्मेटिकली सील मतलब एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं ना, उसे हर्मेटिकली सील कंटेनर कहते हैं। तो हम ग्लास कंटेनर को एयर टाइट कंटेनर मतलब क्लोज कर सकते हैं, एयर टाइट क्लोजर हम उसमें लगा सकते हैं। और ये जो 11 है हमने अभी अभी देखे, वो है एडवांटेजेस ऑफ ग्लास मटेरियल। और डिसएडवांटेजेस हमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास मटेरियल है ना, वो जो एजुकेशनल रेगुलेशन पैटर्न 2020 फार्मास्यूटिक्स का जो डी फार्म का क्वेश्चन पेपर बना था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल। तो हो सकता है कि आपको ये आने वाली एग्जाम में भी पूछा जाए, तो मेक इट मार्क IMP। तो आपको मतलब एनुअल क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आसानी होगी, आपको पहले से ही पता होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं आने वाला है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लास के पूछे ही जाते हैं। सो अर्लियर वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ ग्लास मटेरियल, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास मटेरियल। ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, बट एडवांटेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है ग्लास के। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है ग्लास का, ग्लास इज फ्रजाइल। ब्रेक हो सकती है, ग्लास इजीली ब्रेक हो सकती है, अगर हाथों से छूट जाए तो टूट जाएगी। तो एक डिसएडवांटेज है। सेकंड इज ग्लास कंटेनर्स आर हेवी
and which increases the cost of its transportation from one place to another. क्या होता है कि ग्लास कंटेनर जो होते हैं वो थोड़े से वजन में ज़्यादा होते हैं, वजन ज़्यादा होता है उनका, हेवी होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, कीमत होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये सेकंड एडवांटेज है। एंड थर्ड, सॉरी एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है ये। And third disadvantage is glass containers may release alkali to aqueous preparations. जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, एक्वस प्रिपरेशंस में अल्कली रिलीज करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें ग्लास को तो वो नहीं, मतलब न्यूट्रल बन जाते हैं, नहीं करते हैं अल्कली रिलीज। तो एडवांटेजेस की लिस्ट बहुत है, डिसएडवांटेजेस की बहुत है। सो ओवरऑल जो ग्लास जो है ना वो एक मतलब बहुत ही अच्छा कंटेनर मटेरियल है जिसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए ये तो जनरली यूज़ किया जाता है, और जो टैबलेट्स होती है वो भी कभी कभी हम वाइड माउथ कंटेनर में, जो ग्लास के वाइड माउथ कंटेनर होते हैं ना, तो उसमें स्टोर करते हैं। अब ये कॉम्पोजिशन क्या होता है ग्लास का, मतलब ग्लास तो है ही इतने एडवांटेजियस, अभी अभी हमने देखा, लेकिन ग्लास को बनाया कैसे जाता है। सो ग्लास को हम सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड क्यूलेट से बनाते हैं। अब सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन ये तो ठीक है, लेकिन क्यूलेट क्या होता है? तो क्यूलेट क्या होता है? क्यूलेट इज अ ब्रोकन ग्लास दैट इज मिक्स्ड विद द बैच एंड एक्ट्स एज अ फ्यूजन एजेंट फॉर द एंटायर मिक्सचर। क्या होता है क्यूलेट? क्यूलेट वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हम ग्लास का जो मटेरियल होता है उसे बनाने के लिए हम सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड सैंड के साथ यूज करते हैं, बराबर। तो क्यूलेट क्या करते हैं, फ्यूजन एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। जो भी सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन होता है, तो अगर अगर हम उसमें कांच के टुकड़े ऐड कर देंगे तो जल्दी कांच बनता है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ग्लास वैरीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इट इज यूज्ड। अब हमने सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन एंड क्यूलेट, ये चार इंग्रेडिएंट मिला के ग्लास बनता है, ये पढ़ा। लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है ग्लास का ये वैरी करता है, हर बार प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा, सैंड का, सोडा ऐश का, लाइमस्टोन का एंड क्यूलेट का। अब ये प्रोपोर्शन डिपेंड्स करता है, वैरी करता है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होता है? ये स्पेसिफिक पर्पस पे डिपेंड होता है, मतलब किस चीज़ के लिए ग्लास यूज किए जाने वाला है। ग्लास में भी चार टाइप होते हैं, ग्लास वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर। तो हम कौन से पर्पस के लिए वो ग्लास यूज कर रहे हैं उस टाइप पे ये कॉम्पोजिशन जो होता है ये वैरी करता है। साथ ही साथ हम क्या क्या यूज करते हैं ग्लास बनाने में? सिलिकॉन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, बोरॉन, सोडियम या फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बेरियम, ये जो इंग्रेडिएंट है ये भी जनरली हम ग्लास के प्रिपरेशन में यूज। ग्लास मटेरियल के कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ग्लास के कुछ टाइप्स गिरते हैं। उसमें लाइम सोडा ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, सल्फर ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, अंबर ग्लास, इस तरह के टाइप्स आते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि ये टाइप्स किस तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सोडा लाइम ग्लास, या फिर उसे लाइम सोडा ग्लास ऐसे भी कहते हैं। ये जो लाइम सोडा ग्लासेस होती है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सारे चीज़ों से बनती है। मतलब ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो लाइम सोडा ग्लास में प्रेजेंट होते हैं। ये जो लाइम सोडा ग्लासेस होती है ये मैन्युफैक्चर करने में इजी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, चीप होती है। और कंटेनर्स बनाने के लिए या फिर सॉलिड मेडिकामेंट को स्टोर करने के लिए इन टाइप के ग्लासेस को यूज़ किया जाता है। अब पैरेंटल प्रिपरेशन में ये ग्लासेस यूज़ नहीं की जाती, उसके पीछे क्या रीज़न है? चार रीज़न है कि लाइम सोडा ग्लासेस हम पैरेंटल में क्यों नहीं यूज़ करते। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो लाइम सोडा ग्लासेस होती है ये अल्कली रिलीज़ करती है एक्वस प्रिपरेशन में। अगर आप लाइम सोडा ग्लास का कोई कंटेनर बना के उसमें आपका एक्वस प्रिपरेशन पोर करके रखेंगे तो वो कंटेनर क्या करेगा, उसमें से अल्कली रिलीज़ करने लगेगा आपके प्रिपरेशन में। तो ये नहीं होना चाहिए, वो टॉक्सिक हो सकता है किसी भी ह्यूमन के लिए। तो इसीलिए हम लाइम सोडा ग्लास यूज़ नहीं करते। सेकंड रीज़न ये होता है
कि जब हम उस कंटेनर का रिपीटेड यूज़ करते हैं तो उसके सरफेस से जो ब्रिलियंस होता है ना उसका, मतलब जो शाइन होती है कंटेनर की वो चली जाती है। ये एक अनदर रीज़न है। और थर्ड रीज़न ये है दैट इट इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू सडन चेंजेस इन टेम्परेचर। अब हमें पता है कि जो पैरेंटल प्रिपरेशन होते हैं उसे हम स्टरीलाइज करते हैं, तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हम बढ़ा देते हैं ऑटोक्लेव में। तो अगर इस टेम्परेचर को सडन चेंज में जो होता है, टेम्परेचर सडन चेंज जो आता है टेम्परेचर में, उसको इस टाइप के जो सोडा लाइम ग्लास के कंटेनर होते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि जब हम स्टरीलाइजेशन के लिए हमारा प्रिपरेशन रखें तो कंटेनर मेल्ट हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम सोडा लाइम ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं। And last reason is flex separates more easily as compared to other types of glasses. तो जो ग्लास के फ्लेक्स होते हैं वो सोडा लाइम ग्लास में एज कम्पेयर टू अदर ग्लासेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। फ्लेक्स मतलब जो ऐसे पपड़ियाँ निकलती है ना कंटेनर की, बहुत पुराना अगर कंटेनर हुआ ग्लास का तो आप ऐसे देख सकते हैं। नए कंटेनर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लाइम सोडा ग्लास में ये फ्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम पैरेंटल प्रिपरेशन को स्टोर करने के लिए लाइम सोडा ग्लास कंटेनर यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज़ बोरोसिलिकेट ग्लास। अब ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद बोरिक ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो मिक्सचर होता है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स का, जो 2% कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, इस मिक्सचर से बना हुआ होता है। और सोडा लाइम ग्लास से ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है वो ज़्यादा केमिकली इनर्ट होती है और थोड़ी सी रेजिस्टेंट भी होती है एज कम्पेयर टू लाइम सोडा ग्लास। नेक्स्ट इज सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास। जो ग्लास सिलिकॉन से ट्रीट की जाती है उसे सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कहते हैं। और जो अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके लिए ये सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास यूज़ की जाती है। मतलब उस टाइप के कंटेनर्स को बनाने के लिए सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास यूज़ की जाती है। अब अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स मतलब क्या होते हैं? अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि अगर हमने देखा ना कि एक्वस प्रिपरेशन में कुछ ग्लासेस क्या करती है, अल्कली रिलीज कर देती है। तो अल्कली रिलीज करने के बाद वो प्रिपरेशन ख़राब हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है, तो वो होते हैं अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में अल्कली लीच नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कौन से कंटेनर यूज़ करते हैं? सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं। फोर्थ इज सल्फर्ड ग्लास। अब ये जो सल्फर्ड ग्लास होती है ये चीपर वैरायटी होती है ग्लास की, जो पैरेंटल प्रोडक्ट के कंटेनर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, सल्फर ग्लास कंटेनर कैसे बनाए जाते हैं? जो सोडा लाइम ग्लास होती है ना, जो अभी टाइप 1 में देखी, तो वो सोडा लाइम ग्लास को मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड से एक्सपोज किया जाता है। और जो टेम्परेचर रेंज होता है वो ऑलमोस्ट अराउंड होता है 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को उस सोडा लाइम ग्लास से ट्रीट किया जाता है, जिससे सल्फर्ड ग्लास हमें मिलती है। और जिस तरह से सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास अल्कली प्रोड्यूस नहीं करती, उसी तरह से सल्फर ग्लास भी अल्कली लिबरेट नहीं करती एक्वस प्रिपरेशन में। फिफ्थ इज न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास किससे बनी हुई होती है? न्यूट्रल ग्लास बनी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, बोरिक ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सोडियम ऑक्साइड से, उसके बाद बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड से बनी हुई होती है। और ये जो न्यूट्रल ग्लास होती है ये भी अल्कलीज के लिए रेजिस्टेंट होती है। वेदर में जो चेंजेस आते हैं, सडन टेम्परेचर हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस शो करती है। और ऑटोक्लेविंग, जो पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए हम स्टरीलाइजेशन के वक्त ऑटोक्लेविंग यूज़ करते हैं, उसमें भी ये विथस्टैंड करती है। तो कुल मिला के न्यूट्रल ग्लास इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मल्टीरोल्स वायल्स ऑल्सो। तो मल्टीडोज वायल्स मतलब जिसमें हम बार बार, मतलब एक ही सिंगल डोज उसमें फिल नहीं किया हुआ होता है, बहुत सारे डोज उसमें फिल किए हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टी डोज वायल्स। या उसके बाद ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स बनाने के लिए भी न्यूट्रल ग्लास का ही यूज़ किया जाता है एंड एम्प्यूल्स बनाने के लिए भी न्यूट्रल ग्लास ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एम्बर कलर ग्लास। तो ये जो एम्बर कलर ग्लास कंटेनर होते हैं ये यूजुअली फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। फोटो सेंसिटिव मतलब जो यूवी रेज से अफेक्ट होते हैं, लाइट से अफेक्ट होते हैं, वो होते हैं फोटो सेंसिटिव
प्रोडक्ट्स, तो उन्हें स्टोर करने के लिए एम्बर कलर ग्लास कंटेनर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो एम्बर कलर होता है ये क्या करता है, उसे यूवी रेडिएशन फिल्टर करने की कैपेसिटी होती है। वो यूवी रेडिएशन को प्रिपरेशन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता, आने ही नहीं देता, वो वहीं पे ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए एम्बर कलर ग्लास कंटेनर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो फोटो सेंसिटिव होते हैं उनके प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं एज अ कंटेनर। और some preparations are very sensitive to lead or arsenic, and for such preparation only containers made from glass free from lead or arsenic should be यूज। अब जो प्रिपरेशन यूवी सेंसिटिव होते हैं या फिर फोटो सेंसिटिव होते हैं उसके लिए तो हम एम्बर कलर ग्लास कंटेनर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो लीड और आर्सेनिक के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, लीड और आर्सेनिक के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो इन प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन प्रिपरेशन के लिए हमें ऐसे कंटेनर्स चाहिए होंगे या फिर ऐसे ग्लास कंटेनर्स हमें बनाने पड़ेंगे जिस ग्लास में लीड और आर्सेनिक ना हो। तो अगर लीड और आर्सेनिक के बिना ही हम ग्लास बनाएंगे तो वो लीड और आर्सेनिक उसमें रिलीज होंगे ही नहीं। तो इस टाइप के कंटेनर्स हम यूज करते हैं जो ग्लास से बने हुए होते हैं। कंटेनर्स फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन मस्ट बी मेड फ्रॉम अनकलर्ड ग्लास। जो कंटेनर्स होते हैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए, इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्शंस वगैरह हम देते हैं ना, वायल्स या फिर एम्प्यूल्स, जो भी कंटेनर्स होते हैं वो अनकलर्ड ग्लास से बनाए जाते हैं। अनकलर्ड ग्लास मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हम देख सकते हैं, सी थ्रू कर सकते हैं। और जो सब्सटेंस लाइट सेंसिटिव होते हैं, हाईली लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर की जगह हम अम्बर कलर कंटेनर यूज करते हैं। और वो भी जो कंटेनर होते हैं अम्बर कलर, वो ट्रांसपेरेंट होने होते हैं ताकि हम जो विजुअल इंस्पेक्शन है वो कर सके। मतलब इंजेक्टेबल ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें बिल्कुल भी पार्टिकुलेट मैटर अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर पार्टिकुलेट मैटर अलाउ रहेगा, मतलब पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट रहेगा, तो वो नीडल पे जाके वो क्लॉक कर सकता है। और अगर वो प्रिपरेशन जो उसमें पार्टिकुलेट मैटर है वो अगर इंजेक्टेबल्स के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया, सो इट कैन कॉज अ सडन डेथ ऑफ दैट पर्सन। सो ये कितना डेंजरस है। तो हम क्या क्या करते हैं फिर, जो ग्लास होता है ना उसे ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं ताकि हम कंटेनर में से ही इंस्पेक्शन कर पाए, विजुअली इंस्पेक्ट कर पाए कि कुछ पार्टिकल्स वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है ना उसमें, सब कुछ ठीक तो है ना। तो इसीलिए हम ग्लास कंटेनर्स मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। और दो फॉलोइंग टाइप्स हैं जो हम अभी अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। तो पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए वो टाइप के कंटेनर, सॉरी वो टाइप के ग्लासेस हम यूज़ करते हैं। तो टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास और न्यूट्रल ग्लास, एंड टाइप 2 ग्लास इज सोडा लाइम ग्लास सुटेबली विच इज़ डी अल्कनाइज्ड। तो ये जो दो टाइप के ग्लासेस होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, विच इज़ बोरोसिलिकेट ग्लास एंड न्यूट्रल ग्लास। एंड सेकंड टाइप जो होता है ग्लास का वो होता है सोडा लाइम ग्लास और डी अल्कलाइज, जो हम सल्फर ट्रीटेड जो ग्लास होती है वो डी अल्कलाइज ग्लास होती है। तो ये दो जो टाइप होते हैं ये हम पैरेंटल प्रिपरेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इन दैट टाइप 1 ग्लास विच इज़ बोरोसिलिकेट ग्लास और न्यूट्रल ग्लास, इट ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास। ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास या फिर न्यूट्रल ग्लास होती है, इसमें कौन सी कैपेबिलिटी होती है, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है। मतलब हाइड्रोलिसिस होता नहीं है इन टाइप के कंटेनर में। जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ग्लास का वो होता ही इस तरह से है कि हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। और टाइप 2 ग्लास जो होती है वो होती है सोडा लाइम ग्लास सुटेबली डी अल्कलाइज्ड। सो इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एप्रोप्रिएट सरफेस ट्रीटमेंट। जो सोडा लाइम ग्लास होती है ना उसको ट्रीटमेंट करके अच्छे से जो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ाया जाता है, उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप ऑफ ग्लासेस। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। हमने सबसे पहले देखा था कि पैकेजिंग हम किस लिए करते हैं, उसके बाद कंटेनर और क्लोजर की डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद सम क्वालिटीज़ ऑफ गुड कंटेनर, उसके बाद हमने देखा कि कंटेनर मतलब कौन कौन से टाइप के होते हैं, वेल क्लोज कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर वगैरह वगैरह। उसके बाद में हमने जो टाइप्स होते हैं मटेरियल के जो हम कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट देखी थी। और उसके बाद में हमने ग्लास एज अ
कंटेनर मटेरियल डिस्कस किया था, पैकेजिंग का कंटेनर मटेरियल। तो हमने टाइप्स कवर किए हैं ग्लास के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ग्लास होती है वो क्या होती है, उसकी टेस्ट कैसे की जाती है एज़ पर इंडियन फार्माकोपिया, उसमें कौन कौन से मतलब टेस्ट का पास होने का क्राइटेरिया क्या है वो दिया हुआ है। और बाकी के जो मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक है या फिर मेटल है और पेपर है, कार्डबोर्ड है, कार्ड बॉक्स है, तो वो भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। तब तक अगर वे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि जो भी गुड वीडियोस होते हैं वो यूट्यूब कैसे डिसाइड करता है, आपके मिलने वाले लाइक्स के आधार पर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।